नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। रायपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट और स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर खनिज राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित ने अपने कैंप कार्यालय पर पेयजल जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के संबंध में राज्य मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को जल्द लंबित कार्यों को पूरा करने और क्षेत्र में साफ पेयजल पूर्ति और साफ सफाई को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के बाद स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर क्षेत्रवासियों ने मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो देहरादून में राज्य मंत्री ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को जाना और बैठक में समस्याओं के समाधान को लेकर चर्चा की गई। मंत्री राजकुमार पुरोहित ने साफ सफाई के भी बड़े निर्देश दिए हैं। वहीं ये भी कहा है कि जो स्वच्छ जल है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्षेत्र के लिए जो पेयजल की घोषणाएं की गई थी, जिससे कि रायपुर विधानसभा में पानी की समस्या की जो शिकायतें आती थी उसका समाधान और जनता को अच्छा पीने का पानी उपलब्ध हो, उस घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए और उसमें आ रही समस्याओं को जानने के लिए आज जल संस्थान से पेयजल निगम के जो अपने अधिकारी थे उनको बुलाया गया कि और क्षेत्र में जो पीने का पानी है वो स्वच्छ पानी विधानसभा के लोगों को उपलब्ध हो, इसी दृष्टिकोण से आज सबको बुलाया। जो मंत्री ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है, स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर ये बैठक हुई है और स्वच्छ पेयजल को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है अधिकारियों से कि एक एक गांव में और एक एक घर तक शुद्ध पेयजल जाना चाहिए। और इसके साथ ही साफ सफाई को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों के साथ कड़े निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी है, किस इलाके में कितनी साफ सफाई हो रही है, किस तरह से हो रही है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, देहरादून में हम देख रहे हैं कि राज्य मंत्री ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है। अगर इन इलाकों की मैं बात करूं तो कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच पाता है, साफ सफाई की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही बरसात का सीजन चल रहा है और ऐसे में तमाम जगह पे सीवर लाइन के कारण या फिर जो पेयजल लाइन की जो दिक्कत है वो काफी पुरानी हो गई है। जो लाइन है उनमें कहीं कहीं बरसात का पानी का मिश्रण हो जाता है, जिस कारण जो लोगों को जलापूर्ति होती है उसमें कहीं कहीं जो शुद्ध जल की आपूर्ति नहीं मिल पाती, जिसको देखते हुए खनिज राज्य मंत्री राजकुमार पुरोहित ने आज अपने कैंप कार्यालय पर जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की। और इस बैठक में जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री के द्वारा महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी, उन सभी घोषणाओं पर स्थिति का जायजा लिया और साथ ही साथ जानकारी लेने के बाद में अधिकारियों को निर्देशित किया तो जो ट्यूबवेल की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा पिछले दिनों, उनकी स्थिति क्या है और कब तक उनमें काम चालू हो जाएगा। और जहां जहां पर पेयजल की समस्या हो रही है, जहां पर सीवर लाइन की दिक्कत हो रही है या फिर जहां पर जल संस्थान के द्वारा जलापूर्ति विधिवत नहीं की जा रही है, इन सभी चीजों को लेकर के जानकारी ली और जहां जहां इनमें दिक्कत आ रही है उनको दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। और इस संबंध में राजकुमार पुरोहित ने भी ये बताया कि जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, बिल्कुल पवन, ये भी जानकारी के स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी उनकी दिक्कत थी स्वच्छ पेयजल के अलावा? बिल्कुल, कई जगह स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो कई जगह पर जो लाइन का काम पेयजल निगम की या फिर सीवर लाइन का जल संस्थान के द्वारा कुछ निर्माणाधीन कार्य है, उनके कारण कई क्षेत्रों में दिक्कत हो रही थी, वहां पर जलापूर्ति सही नहीं हो पा रही थी और पेयजल की समस्या भी हो रही थी। पेयजल दूषित कई जगह पाया जा रहा था, जिसको लेकर के राज्य मंत्री के पास वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने शिकायतें की थी, जिस शिकायतों के निवारण के लिए आज राज्य मंत्री ने तमाम लोगों से मुलाकात की, तमाम अधिकारियों को अपने कैंप कार्यालय पर बुलाया और शीघ्र इन सभी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। बिल्कुल पवन, बने रहिए मेरे साथ, जल्द आपका रुख करेंगे। तो देहरादून में स्थानीय लोगों की जो समस्याएं आ रही थी वहां पर मंत्री राजकुमार पुरोहित ने
गए और वहां पर लोगों से हालचाल भी जाना। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, जो संस्थान के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है कि स्वच्छ पेयजल जिन जिन इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक पहुंचना चाहिए, हर घर तक। और जो पाइपलाइन का जो काम है जो कई दिनों से लटका हुआ है उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सके। साथ ही साथ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन इलाकों को साफ सुथरा बनाना है। तो अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे कितनी जल्दी ये सारी चीजें पूरी हो पाती हैं। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। शासकीय प्रवक्ता की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर जारी हुए आदेश। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने अपर प्रमुख सचिव समेत कई सचिवों को जारी किए निर्देश। मंत्रीगणों की बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कुछ आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने अपर मुख्य सचिव समेत कई सचिवों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रीगणों की बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। देहरादून से बड़ी जानकारी। कल कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक नाराज हो गए थे क्योंकि अधिकारी जो हैं वो तय समय पर मीटिंग में नहीं पहुंच पाए थे। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, हमने देखा था कि मदन लाल कौशिक कल काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि अधिकारी जो हैं वो बैठक में नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद एक नया आदेश आज जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? कौशिक ने एक कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर के सचिवालय में अधिकारियों की तमाम विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जो कि पहले से ही तय था। लेकिन विभागीय सचिव उस बैठक में मौजूद नहीं रहे, जिस कारण मदन कौशिक का पारा चढ़ गया। और उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया और मुख्य सचिव पे इन सभी सचिवों की शिकायत भी हुई और मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में वार्ता की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक निर्देशित किया गया, मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया और जिस पत्र में ये साफ तौर पर लिखा गया कि सभी प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित करते हुए कहा गया कि जो भी मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, उनके द्वारा कोई भी अगर बैठक बुलाई जाती है तो उसमें संबंधित विभागों के सचिव अपना रहना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी के पास कोई विशेष कारण है तो उसकी कारण की जानकारी भी पहले से ही संबंधित मंत्री को दी जाए ताकि इस तरीके की पुनरावृत्ति फिर न हो। हालांकि ये बिल्कुल, यानी पवन कह सकते हैं कि सभी जो निर्देश दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि कल मदन कौशिक जी ने जब मीटिंग बुलाई थी अधिकारी वहां पर टाइम से नहीं पहुंच पाए थे। बिल्कुल, कल जिस तरीके से शहरी विकास मंत्री ने अपनी नाराजगी व्यक्त की उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने इस तरीके के कड़े निर्देश दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच तनातनी का मामला ये नया नहीं है, ये लगातार चलता चला आ रहा है। चाहे आप देखिए अभी ताजा मामला है कि दिशा से जो बीजेपी के विधायक हैं उनके द्वारा जो जिलाधिकारी अपने वहाँ के उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी है उनके खिलाफ जो विशेषाधिकार के हनन का मामला उन्होंने विधानसभा तक पहुंचा दिया है। तो वहीं पिछले दिनों शिक्षा मंत्री ने भी अपने संबंधित अधिकारियों के प्रति उनका रवैया जो ठीक नहीं लगा उसके खिलाफ उन्होंने भी आवाज बुलंद की थी और यहाँ तक की कहा था कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हम केंद्र में भी इनकी ऐसे अधिकारियों की शिकायत करेंगे भविष्य में अगर इस तरीके की किसी भी प्रकार की मंत्रियों की अनदेखी की गई। वहीं पिछले दिनों राज्य मंत्री रेखा आर्या ने भी अपने अधिकारियों के प्रति इस तरीके के रवैये की शिकायत की थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लगातार विधायकों और अधिकारियों के बीच, लगातार मंत्रियों और अधिकारियों के बीच इस तरीके की तनातनी का मामला देखने को आया है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देहरादून से बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दें कि यहाँ पर शासकीय प्रवक्ता की नाराजगी के बाद मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया है और किसी भी मंत्री की बैठक में हर अधिकारी को मौजूद होना पड़ेगा। देहरादून के आरटीओ ऑफिस में
भीड़भाड़ की वजह से अभी भी कामकाज धीमी गति से चल रहा है। आरटीओ दिनेश पठोई ने बताया है कि जहां कोरोना से पहले हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों के काम निपटाए जाते थे, वहीं अब ये संख्या घटकर 100 हो गई है, क्योंकि आरटीओ दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या अभी भी 50% ही है। आरटीओ ने देहरादून की जनता से अपील की है कि कोरोना वायरस से अभी कामकाज फिलहाल कम हो रहा है, इसलिए वो अपने काम के लिए परेशान ना हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने आरटीओ से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स की तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। इस लोगों को धैर्य रखना होगा और स्थिति सामान्य होने पर सभी के काम उसी गति से होंगे। तो देहरादून में धीमी गति से आरटीओ ऑफिस का काम चल रहा है। जो वहाँ के कर्मचारी, उनका ये कहना है कि पहले 100 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा काम हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 100 काम हो पाते हैं पूरे दिन में। कोरोना वायरस की वजह से जो काम है वो काफ़ी धीमी गति से चल रहा है और 50% ही जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस में आ रहे हैं। दोनों वासियों को कि ये जो ऑफिस है, संभवतः ये इतना बड़ा ऑफिस है एक पब्लिक सर्विस को देखते हुए कि यहाँ 1000 से 1200 के लोगों का भी पर डे सर्विस हम लोग देते हैं। कोविड काल से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और जब 1000-1200 लोगों की हम पर डे सर्विस दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आवेदकों का आना होता है फिजिकली। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई पब्लिक सर्विस इस ऑफिस से देहरादून में, या मुझे लगता है कि संपूर्ण राज्य में बहुत गिने चुने ऐसे ऑफिस होंगे जो इतने लोगों को पर डे सर्विस देते हैं। इसलिए कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जब नीति बंदी निर्धारण की जाने लगी तो उस वक्त हमारा ऑफिस को भी एक विशेष प्रकार से ध्यान देना की आवश्यकता पड़ने लगी कि हम लोग सर्विस भी देना शुरू करें, थोड़ा बहुत जितना संभव हो सकता है, मैन पावर जितनी हमारी है या जितनी हमें अनुमन्य की गई है। और साथ साथ में हमको ये भी देखना होगा कि संक्रमण ना फैले। दोनों चीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छे अधिकारी ने बात कही हमारे विभाग में कि जन सुविधा के साथ साथ जन सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। तो हमने जिला प्रशासन से अनुमोदन के पश्चात 100 लोगों को पर डे अलाउ किया। 5 सर्विस हमने मेन खोली, उसमें 20 व्यक्ति पर सर्विस हमने अलाउ किया, तो 100 लोग हो गए। उसके पश्चात फिर हमने सोचा कि पिछला पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को भी पूरा किया जाए। तो पक्के लाइसेंस के लिए हमने 40 लोगों को ITDR झाझरा में अलाउ किया। अब आप देखिए, जहाँ 1000 लोग पर डे अलाउ हो रहे हैं, काम कर रहे थे हम लोग, आज हम 150 या ज़्यादा 150 लोगों का काम कर रहे हैं। और उसके पश्चात भी हम लोगों के ऑफिस में बाहर गेट में सुबह अनावश्यक लोग भीड़ लगा देते हैं। सितारगंज में एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। पकड़ी गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो सितारगंज का यह पूरा मामला, जहां पर पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों बरेली के रहने वाले हैं। पुलिस ने फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और करीब 20 किलो अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। तो सितारगंज का ये पूरा मामला है, जहां पर पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी ये इस तरह की तस्करी किया करते थे, लेकिन अब पुलिस के हाथों ये दोनों चढ़ गए हैं। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है। करीब 20 किलो अफीम इनके पास थी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इन दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसओजी प्रभारी श्री कमाल हसन और सर मेरे नेतृत्व में और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से कल चेकिंग कर रहे थे। हम सरकला क्षेत्र में एक रोड पर ही, अमरिया रोड पर, तो कल करीब 2:30-3 बजे के करीब 2 अफीम तस्कर, जिनके पास से 1-1 किलो अफीम अवैध बरामद हुई है। एक का नाम आसफ खां है और एक का दूसरा है इरफान खां और आसफ खां। दोनों आपस में रिश्तेदारी हैं। दोनों से 1-1 किलो अफीम अवैध जो है बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ कल NDPS में मुकदमा कायम किया गया है और दोनों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है।
जिनका राष्ट्रीय कीमत लगभग 20 लाख रुपये बताई जा रही है। एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल है CC 100। कोरोना वायरस की वजह से नेपाल उत्तराखंड सीमा सील है, लेकिन जरूरी कामकाज को लेकर सीमाएं खोल दी जाती हैं। बता दें कि पंक्सिया देवी नाम की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी। महिला के कुछ रिश्तेदार नेपाल में रहते हैं, जिसके लिए दोनों देशों के प्रशासन अधिकारियों की बैठक के बाद कुछ देर के लिए अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खोल दिया गया, जिसमें भारत के 27 लोग नेपाल गए और नेपाल से भारत के 30 लोग आए। तो कोरोना की वजह से नेपाल उत्तराखंड सीमा को सील किया हुआ है, लेकिन जरूरी कामकाज की वजह से ये सीमा जो है कुछ देर के लिए खोल दी जाती है। आपको बता दें कुछ दिन पहले बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी, जिसकी वजह से ये झूला पुल खोला गया है। इसमें भारत से 27 लोग नेपाल गए हैं और नेपाल से 30 लोग भारत आए हैं। हाँ, लॉकडाउन काफ़ी समय से लॉकडाउन था। आज ये पुल खोला गया। बीच बीच में लॉकडाउन के दौरान भी इस तरह से प्रशासन से जब आदेश आते हैं इस तरह के, तो ये पुल खोला जाता है। आज भी ये 15 मिनट पुल खोला गया था, जिसमें कि कुछ जो नेपाल में एक लेडी थी उसकी डेथ हो गई थी, तो उसमें उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत से कुछ लोग वहाँ गए थे और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, उसके बाद वापस भी आए। तो इस दौरान अगर देखा जाए तो जो इंडिया से नेपाल की तरफ गए करीब 80 लोग गए हैं लगभग, जिनमें से कि कुछ 50 के करीब जो हैं वापस भी आए, जो अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। इसके अलावा जो नेपाल से इंडिया की तरफ आए हैं 30 लोग करीब आए हैं। आने के बाद जो नेपाल से इंडिया आए हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग के द्वारा मेडिकल टीम है, वो मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है। उसके बाद जांच करने के बाद हम उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद ही उनको इधर वापस मतलब इंडिया में प्रवेश करा रहे हैं। मसूरी में धूमधाम के साथ हरियाली तीज मनाई जा रही है। इस मौके पर मसूरी के गांधी चौक पर सभासद जसवीर कौर के नेतृत्व में हरियाली तीज धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं ने नाच गाना और मेहंदी लगाकर एक दूसरे को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। वहीं अपने परिवार और पति की लंबी उम्र की कामना की है। तो देहरादून में हरियाली तीज का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभासद जसवीर कौर के नेतृत्व में तीज मनाई गई है। यहाँ पर काफी संख्या में औरतें इकट्ठा हुई, मेहंदी लगाई, हाथों में हरे कपड़े पहने हैं और नाच गाना किया है और पौधारोपण भी यहाँ पर किया गया है तीज के मौके पर। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सभासद जसवीर कौर के नेतृत्व में तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज तीज का त्योहार है। हालांकि हर साल की तरह इस साल कोरोना की वजह से इतनी रौनक नहीं है, लेकिन सभी अपने घरों में तीज का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफ़ी संख्या में औरतें इकट्ठा हुई हैं, हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, नाच गाना भी किया है। बताया जा रहा है कि सभासद जसवीर कौर भी यहां पर मौजूद थी और उन्हीं के नेतृत्व में तीज का त्योहार मनाया गया। और जितनी भी औरतें यहां पर मौजूद थी उन सभी के हाथों में आप देख सकते हैं कि पौधे हैं, पौधारोपण भी किया जाएगा और पूरे धूमधाम से हरियाली तीज का त्योहार मनाया जा रहा है।